नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। आज का हमारा नया टॉपिक है आनुवांशिकी एवं संबंधित शब्दावली। ये आपकी फोर्थ ग्रेड की जो साइंस का जो सिलेबस है उसमें है। इसी प्रकार से लगातार बने रहिए। 10 वीडियो में आपका साइंस का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा आपको और कहीं जगह ताक झाक नहीं करनी है साइंस के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठेगा, वो कॉपी पेस्ट करेगा और चिपका देगा। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं सबसे पहले इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो आनुवांशिकता है वो किसको कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। तो डेफिनेशन के बारे में वो पूछ सकता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों एवं आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी में अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता का और विभिन्नताओं का। आगे है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया है। तो जेनेटिक्स शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बेटसन ने किया था। याद करना है। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वो किया था बेटसन ने। ये क्वेश्चन है, आराम आराम से करना है इनको। आगे देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द जीन से हुई है। तो इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है किससे, ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा का शब्द किससे हुई है, जीन से हुई है। किससे हुई है, जीन से हुई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समयुग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। तो देखिए, जब माता पिता के लक्षण अपनी संतति में जाते हैं, मतलब एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ऐसे लक्षणों को बोला जाता है क्या, आनुवांशिकी लक्षण कहा जाता है, हेरिडेटरी करेक्टर्स कहा जाता है। आगे देखिए, इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी यानी पेरेंटल जनरेशन, जैसे हमारे माता पिता हैं तो वो क्या हो गई है, पेरेंटल जनरेशन हो गई है, से संतति पीढ़ी ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। तो माता पिता क्या हो गई है, पेरेंटल जनरेशन हो गई है। और ऑफ स्प्रिंग जनरेशन क्या हो गई है, जैसे उनके पुत्र पुत्री वगैरह उनकी हो गई है क्या, वो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में संचरण ही क्या कहलाती है, वंशानुगति कहलाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो हेरिडिटी शब्द है, हेरिडिटी शब्द हेरिडिटी शब्द इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको परेशान करेंगे एग्जाम में। तो ये किया था स्पेंसर ने। आगे देखिए, लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब लैंगिक जनन होगा तो जीव जंतु में क्या पाई जाएंगी, विभिन्नताएं पाई जाएंगी, अर्थात माता पिता से भिन्न क्या आएंगे, लक्षण आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है, अब मेंडलवाद के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मेंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आनुवांशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को, ये कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। पहला क्वेश्चन यहां से हो गया है।
क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था, इसलिए इनको आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजनड्रफ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर की चर्च में पादरी थे। तो जो ये आपके ग्रेगर जोन मेंडल थे, ये क्या थे? एक पादरी थे। मैं जो लिख रहा हूं वो यही याद करना है आपको, और कुछ याद नहीं करना है। पादरी थे। चर्च के उद्यान मटर में मेंडल ने उद्यान मटर यानी जिसको बोलते हैं गार्डन पी, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है मटर का वो क्या है? पाइसम सेटाइवम पर 7 वर्ष तक क्या किए? संकरण के प्रयोग किए। तो दूसरी आती है कि जो आपका मेंडल था, ग्रेगर जोन मेंडल था, इसने कौन से पौधे पर प्रयोग किए? तो इसने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर। क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? तो वो किए थे उद्यान मटर पर। और इस मटर का वैज्ञानिक नाम पूछेगा। क्या मटर का वैज्ञानिक नाम? मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। तो मैं जो जो लिख रहा हूं वो याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ भटकना नहीं है। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1885 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बात ही याद करनी है। तो मैं जो जो लिख रहा हूं वो ये आपको याद करनी है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या? मेंडल की सफलता के कारण, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। पहला है कि यह सक्सेस क्यों हुआ? मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। देखिए, अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हो तो आपको एक टारगेट को पकड़ करके ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। अगर आप अनेक एग्जाम की तैयारी करोगे एक टाइम तो सक्सेस प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए, जो मेंडल है उसने एक ही समय पर एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था, तो ये इसकी सक्सेस का कारण बना था। दूसरा देखिए, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। तो जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ने के बाद में उसका विश्लेषण किया करो, यानी बिना देखे ये देखा करो कि मेरे को कितना याद हुआ है, उसको मेमोराइज किया करो। ठीक है, तो यह है दूसरा इसका सफलता कारण। तीसरा देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया है। यानी कि जब उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया उससे पहले उन्होंने पादप का चुनाव अच्छे से सोच समझ करके किया है। वैसे ही आपको भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करने से पहले एक निश्चित टारगेट को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप निश्चित लक्ष्य को नहीं चुनते हो तो फिर वो आप क्या कर रहे हो? अंधाधुंध काम कर रहे हो। और अंधाधुंध जब व्यक्ति काम करता है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता सटीक, तो उसको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरे पर विश्वास करिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये थे 3 कारण, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं देख रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए। आगे है मटर के पादप का चयन, कि मटर के पादप का ही चयन क्यों किया? किसने? ग्रेगर मेंडल ने। पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर यानी पादप का चयन किया है क्योंकि यह एक क्या था? 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है, मटर है ये 1 वर्षीय पादप है। क्या है?
एक वर्षीय पादप, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दो बात और ऐड कर लो इसमें, ये क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। क्या है? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है इसमें नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नर और मादा जनांग दोनों पाए जाते हैं इस पुष्प में, इसका अर्थ ये है। और ये क्या है? इसमें कौन सा पाया जाता है? स्वपरागण। कौन सा परागण पाया जाता है इसमें? स्वपरागण पाया जाता है, स्वपरागण। ठीक है, आगे देखिए, विपुंसन क्या होता है? विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। आगे देखिए, तो इस जो पैराग्राफ है इसमें यही काम की बातें हैं, इसके अलावा आपको याद कुछ नहीं करना है यहां पर। आगे देखिए, आगे है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, वो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि मेंडल ने मटर के कितने विपर्यासी लक्षणों को लिया? तो कितने विपर्यासी लक्षणों को लिया? 7 को लिया था। कितने को लिया था? 7 लक्षणों को लिया था। अब पहला लक्षण देखिए, पादप की ऊंचाई। और पादप की ऊंचाई को यह याद करना कि प्रभावी लक्षण तो क्या है? लंबा। और अप्रभावी लक्षण क्या है? बोना। वो यहां से क्वेश्चन जरूर उठाता है। दूसरा है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में कक्षीय जो है वो तो प्रभावी लक्षण है, और अग्रस्त जिसको बोलते हैं टर्मिनल, वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति। तो फली की आकृति में प्रभावी लक्षण है फूली हुई फली, जो इसका लक्षण है वो तो प्रभावी है। और संकीर्णित जो लक्षण है वो अप्रभावी है, मतलब पिचकी हुई फली, उसको बोलते हैं संकीर्णित, वो है अप्रभावी लक्षण। चौथा है हमारे पास अपरिपक्व फली का रंग। मतलब फली का रंग जो है उसमें जो हरा रंग है, फली का जो हरा रंग है वो तो प्रभावी लक्षण है। और जो पीला रंग है मतलब येलो कलर है वो अप्रभावी लक्षण है। पांचवा है पुष्प का रंग। देखिए, पुष्प के रंग में जो बैंगनी रंग है, वॉयलेट कलर है, वो तो प्रभावी लक्षण है। और जो सफेद रंग है अर्थात व्हाइट कलर है वो अप्रभावी लक्षण है। छठवा है बीज की आकृति। तो देखिए, गोलाकार जो बीज होगा वो तो क्या होगा? प्रभावी लक्षण। और जो झुर्रीदार बीज है अर्थात जो पिचका हुआ बीज है, रिंकल्ड जो बीज है, वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। और बीज का रंग, बीज का रंग अगर पीला होगा तो वो तो क्या है? प्रभावी लक्षण है। और हरा रंग होगा वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर लेना है, यहां से वो क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना है। वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि कितने लक्षण लिए? टोटल 7। और एक लक्षण के 2 लक्षण होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास अब आनुवांशिक शब्दावली, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और यहीं से भी क्वेश्चन आएगा। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए आनुवांशिकता के नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला आ रहा है आपके पास क्या? जीन। कि जीन क्या होती है? तो सुनिए, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार राजस्थान की एग्जाम हुई है, वहां पर आया है ये। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जोहानसन ने जीन कहा था। तो सुनिए, जो मेंडल ने जीन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो जीन के लिए इसने प्रयुक्त किया था कारक शब्द। क्या लिया था? कारक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन मेंडल द्वारा जो कारक शब्द काम में लिया गया था उस शब्द को जोहानसन ने जीन नाम दिया था। तो जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेंडल ने तो किसका प्रयोग किया था? कारक शब्द का। और जोहानसन ने क्या दिया था? जीन शब्द दिया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और जीन क्या होता है? जो किसी एक लक्षण को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसको क्या क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे देखिए,
दूसरा शब्दावली आती है हमारे पास युग्म विकल्पी। ये क्या है? दूसरी शब्दावली युग्म विकल्पी। तो क्या होता है युग्म विकल्पी? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी लंबापन व बोनापन होता है। तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एक ही लक्षण के दो विपरीत जो लक्षण होते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई होती है, क्या होती है? पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई के लिए दो लक्षण पाए जाते हैं। एक तो होता है लंबापन, एक तो होता है लंबापन। लंबेपन के लिए तो क्या आता है? कैपिटल टी आता है। और एक होता है बोनापन, बोनापन का इसके लिए क्या आएगा? स्मॉल टी। तो देखिए एक ही लक्षण है और उसके दो क्या हो गए? विपरीत लक्षण। इनको क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे तीसरा नंबर का है समयुग्मजी। क्या है? समयुग्मजी। क्या है समयुग्मजी? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए बोनेपन के लिए तो कौन आपका लंबापन होता है, लंबापन होता है। लंबेपन के लिए क्या आता है? टी। देखिए दोनों क्या है? समान है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। और देखिए यहां पर दोनों क्या है? समान है, स्मॉल टी है, तो ये क्या है? समयुग्मजी है। आगे चौथा देखिए विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी क्या होता है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो? असमान हो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गए? अलग अलग है ना, तो इनको बोलते हैं क्या? विषम युग्मजी बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है लक्षण पररूप। पांचवा नंबर का आ रहा है लक्षण पररूप, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप। ये भी याद करना है, लक्षण पररूप को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। क्या होता है फिनोटाइप? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण पर रूप कहते हैं। अर्थात कोई जो पादप है उसको बाह्य रूप से देखना, उसे बाह्य रूप के जो लक्षण है उनको क्या बोलते हैं? लक्षण पर रूप बोलते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी या विषम युग्मजी हो सकते हैं। तो जो लंबाईपन का, अर्थात जब बाहर से हम देखते हैं तो कोई भी पौधा अगर लंबा होगा तो वो क्या होगा? या तो समयुग्मजी होगा, मतलब कैपिटल टी है, या फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी मतलब विषम युग्मजी है। क्यों हुआ लंबापन? क्योंकि जो यहां पर लंबापन का जो गुण है वो क्या है? प्रभावी लक्षण है। अभी हमने सारणी में पढ़ा था ना, प्रभावी लक्षण है। और जब प्रभावी लक्षण होगा तो वहां पर प्रभाविता का नियम लगता है, मतलब जो पौधा है वो क्या होगा? लंबा ही होगा। ठीक है। आगे देखिए छठवां नंबर का, जिसको बोलते हैं जीन पर रूप, जिसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को जीन पर रूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, मतलब कैपिटल टी व अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा, इसको बोलते हैं स्मॉल टी व कैपिटल टी व स्मॉल टी। तो जब किसी पौधे की आनुवांशिक रचना को हम देखते हैं तो अगर उसकी समयुग्मजी अवस्था में रहेगा तो वो अंदर से हमें दिखाई देगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी के रूप में। अगर वो अशुद्ध होगा या फिर विषम युग्मजी रहेगा तो उसकी आनुवंशिक रचना कैसी होगी? कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है प्रभावी लक्षण। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। आपकी जो राजस्थान की एग्जाम है ये कई बार पूछा गया कि प्रभावी लक्षण क्या है। समझिए, वह लक्षण जो F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त करता है अर्थात प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण बोलते हैं। ध्यान में रखना है। तो प्रभावी लक्षण किसको बोलते हैं? जो लक्षण F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसको प्रभावी लक्षण बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, आठवां नंबर का अप्रभावी लक्षण क्या होता है? अप्रभावी लक्षण किसको बोलेंगे? जो F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है। वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और अप्रभावी लक्षण क्या था? जैसे पौधे का ऊंचाई का लक्षण था, तो जो बोनापन का लक्षण था, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या था? बोनेपन का लक्षण है।
तो स्मॉल टी जो है ये F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता, मतलब प्रकट नहीं होता है, और जो प्रकट नहीं होगा वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास आता है 9वां नंबर का, एक संकर संकरण किसको बोलते हैं? वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकरण संकरण कहते हैं। तो जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एक संकर संकरण बोलते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। 10वां आ गया है द्विसंकर संकरण। क्या हो जाएगा? तो जब दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे तो उसको बोल देंगे द्विलक्षण। तो जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विलक्षण संकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 11वां नंबर का त्रिसंकरण संकरण। क्या होता है? तो अगर तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे तो उसको बोल देंगे त्रिसंकरण। तो यह संकरण वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकरण संकरण कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगला देखिए 12वां नंबर का बहुसंकर संकरण। तो बहुत सारे लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 13वां नंबर का परीक्षण संकरण। क्या होता है? जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण पर रूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। तो ये थी आनुवांशिकता से संबंधित शब्दावली, और ये आपके टॉपिक में ऐसा लिखा है। इस 13 जो शब्दावली है ऐसा का ऐसा याद करके जाना है, वो पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन टपकेंगे। जो मैं करा रहा हूं ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के नोट्स हैं, ये करा रहा हूं। और हमेशा क्वेश्चन, हमेशा राजस्थान में जो एग्जाम होती है साइंस के क्वेश्चन हमेशा आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से ही टपकते हैं। विश्वास करना है, एग्जाम लगेगी तब मैं यही स्लाइड लेकर के आऊंगा, देखिए हमने ये पढ़ा था और यहां से उसने क्वेश्चन उठाया है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 14वां नंबर का शब्दावली, संकर पूर्वज या पश्च संकरण किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। तो F1PD का अगर क्रॉस किस जनक जो है जनक पीढ़ी में से किसी भी एक के साथ कराया जाए तो वो क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण कहलाता है या पश्च संकरण कहलाता है, जिसको बोलते हैं क्या? बैक क्रॉस। अगला देखिए 15 नंबर का युतक्रम संकरण, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। वह संकरण जिसमें ए पादप मतलब कैपिटल टी मतलब प्रभावी लक्षण वाला पादप को नर व बी पादप कैपिटल टी मतलब अप्रभावी लक्षण वाले को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में ए पादप जो क्या था? प्रभावी लक्षण, क्योंकि कैपिटल टी वाले क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण होता है, को मादा व बी मतलब अप्रभावी लक्षण वाला पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे युतक्रम संकरण कहते हैं। याद कर लेना है ऐसा कैसा। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अगला 16वां नंबर का जनक पीढ़ी किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधे को संकरण करवाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जैसे समझिए हमारे माता पिता हैं तो वो क्या करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं। तो जनक पीढ़ी कौन सी हो गई है? हमारे माता पिता हो गई है। ठीक है, आगे देखिए 17वां नंबर का F1PD जिसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए, जैसे हमारे माता पिता हैं, माता पिता क्या हुई? संतान हुई। तो जो संतान है वो क्या है? प्रथम पीढ़ी है। कौन सी है? प्रथम पीढ़ी। और जो माता पिता है वो क्या है? जनक पीढ़ी है, ध्यान में रखना है।
18वां नंबर का देखिए, जिसको बोलते हैं F2PD, जिसको बोलते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन। F1PD के संकरण से प्राप्त संतति को F2PD कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे हमारे क्या है, माता पिता हैं, माता पिता, माता पिता जब इन्होंने लैंगिक जनन किया तो क्या हुई, संतति हुई, इनके क्या हुई, संतति। अब देखिए, जब संतति, इस संतति का विवाह होगा और इसके क्या होंगे, बच्चे होंगे, इनके बच्चे, संतति के बच्चे, ये है, तीन है। तो माता पिता तो क्या हो गई, यहां पर जनक पीढ़ी हो गई है, क्या हो गई है, जनक पीढ़ी हो गई है। और जो संतति है ये क्या हो गई है, F1PD हो गई है, F1PD। और ये संतति के जो बच्चे हैं ये क्या हो गई है, F2PD हो गई है, क्या हो गई है, F2PD। तो इस प्रकार से F1PD F2PD ये इसकी डेफिनेशन है। अगला देखिए, अब हमारे पास है अगला, एक संकर अनुपात क्या होता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है। तो एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो जब हम एक लक्षण का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद में जो हमें प्राप्त होगी संतति, उनका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, एक संकर अनुपात कहलाता है। 20वां नंबर का देखिए, द्विसंकर अनुपात। तो जब दो लक्षणों की वंशानुगति कराएं और उनसे प्राप्त संतति का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। तो द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो ये होते हैं 20 आपके आनुवंशिकी शब्दावली। आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारे पास अब मेंडल के वंशानुगति के नियम। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मेंडल है, मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पर। ध्यान में रख लेना है, बार बार ये आ रहा है, मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। यहां पर लिखता हूं मटर है, मटर है, और वो कौन सा था, उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। इस मटर का वैज्ञानिक नाम था पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम, यह इसका वैज्ञानिक नाम था, याद कर लेना है। उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशानुगति या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ये नियम 3 है। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम तो था क्या, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम था। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा था आपका स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये 3 नियम ही याद करने हैं कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। अब जो आपका ये पृथक्करण का नियम है, क्या है, पृथक्करण का नियम, मतलब सेकंड जो नियम है पृथक्करण का नियम, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या, एक तो इसमें लक्षण पररूप का अनुपात याद करना है, लक्षण पररूप, इसका अनुपात याद करना है सेकंड वाले लॉ में। तो इसमें लक्षण पररूप का जो अनुपात होता है वो होता है 3:1 होता है, ये आपको याद करके जानी है। तो लक्षण पररूप का तो अनुपात होता है 3:1, और लक्षण पररूप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, ये याद करना है। लक्षण पररूप को इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथक्करण के नियम में लक्षण पररूप का अनुपात या फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, तो वो होता है 3:1 होता है। एक इसमें याद करना है जीन प्ररूप का अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप का अनुपात, जीनोटाइप का अनुपात। तो जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1:2:1। ये आपको याद करके जाना है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, जब एग्जाम हो जाएगी तभी ये बॉक्स दिखाने में आपके काम आएंगे, वरना तुम बोलोगे कि सर कहां से आ गया क्वेश्चन बताओ, तो बताना पड़ता है फिर भाई साहब, है ना। ये लीजिए, तो वो तो बताना ही पड़ेगा। आगे देखिए, अब तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ये जो नियम है इसमें आपको याद करना है क्या, लक्षण पररूप का अनुपात और
जीनोटाइप मतलब जीन पर रूप का अनुपात आपको याद करना है। ठीक है, तो लक्षण पर रूप का अनुपात याद करना है आपको। पहले तो लक्षण पर रूप अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप का अनुपात। तो इसमें होता है 9:3:3:1 का अनुपात पाया जाता है। किसमें? स्वतंत्र अपव्यूहन में लक्षण पर रूप का अनुपात होता है। ठीक है, अगर जीन पर रूप का अनुपात पूछे, जीन पर रूप अनुपात, जीन पर रूप अनुपात, जिसको क्या क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अर्थात जीनोटाइप रेशियो पूछ ले या फिर जीन पर रूप अनुपात पूछ ले, तो इसका अनुपात होता है 1:2:4:2:1:1:1:2:1। ये पूछना है। ज्यादा ये पूछता है आपका क्या? लक्षण पर रूप 9:3:3, ये पूछता है वो हमेशा। ठीक है, तो इतना ही याद करना आपको आनुवांशिकी और आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली में। तो ये होता है आज की क्लास कंप्लीट। क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। यही याद करके जाने आपको, मैं बोल रहा हूं बार बार, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपको इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है, क्योंकि जो मैटर है ये रामबाण सिद्ध है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताना है कि हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ भी इसकी दे देंगे, ताकि आपको जब लास्ट टाइम रहेगा एग्जाम का तब आप इसको रिकॉल कर सको, अर्थात इसका रिवीजन कर सको। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय